नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है कौशल किशोर जी, जो कि आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। और उनके साथ में आज सवाल जवाब का हम सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले उनका स्वागत करते हैं। कौशल जी, आपका बहुत स्वागत आज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। धन्यवाद। कौशल जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, कल से सत्र की शुरुआत हो रही है, मानसून सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र से पहले जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि अखिलेश यादव पूरी तरह से हम देख रहे हैं, कल वो पैदल मार्च करने की भी बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ पूरी तरह से उन्होंने इस बार सत्र में सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं है। पैदल मार्च कोई मुद्दा नहीं है। पैदल तमाम लोग चलते हैं, और मजदूर पैदल चलता है, किसान पैदल चलता है। उनकी जो मौलिक समस्याएं हैं उनको कौन हल कर रहा है? तो अखिलेश जी के हाथ में जब सत्ता थी तो उन्होंने गरीबों को आवास देने का काम नहीं किया। कुल 18,000 आवास 5 साल में उन्होंने पास किए। योगी जी की सरकार आई, केंद्र में मोदी जी की सरकार, 45 लाख से ज़्यादा आवास पूरे प्रदेश में देने का काम किया। अखिलेश जी को जो मौका मिला 2012 से 17 तक, तो उन्होंने आवास देने के बजाय कब्रिस्तान की बाउंड्री कराते रहे, उनमें हैंड पाइप लगवाते रहे। 1 लाख से ज़्यादा ऐसे कब्रिस्तान पूरे प्रदेश में बनाए। अगर एवरेज में 4 आवास भी रख लें तो 4 लाख लोगों को आवास मिल जाते। इसलिए जब उनको मौका मिला तब उन्होंने काम नहीं किया। और अब पैदल यात्रा निकालना लोगों को ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है। मुद्दों पर आधारित अगर राजनीति जनता के हित की नहीं करेंगे तो निश्चित तरीके से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। उन्होंने जिंदा लोगों के लिए राजनीति नहीं की, बल्कि मुर्दा लोगों के लिए राजनीति की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जो मिशन था, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, वो उन्होंने अपने पीरियड में नहीं लाए। अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर अंबेडकर का मिशन पूरा करके, या लोहिया जी का मिशन पूरा करके, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन पूरा करके उसे पूरा करने का काम कर रहे हैं। और लोगों को ज़रूरत की चीज़ें जो वास्तव में मूलभूत है उनको पूरा करने का काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया के तहत काम करने के लिए। इसलिए जो कल सेशन शुरू होगा जी, उसमें इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना इनके पास कोई सवाल है। तो जब इनके पास कोई सवाल नहीं है तो सारे जवाब जो है हमारे पास मौजूद है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की सरकार, उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया, हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया। ठीक है, लेकिन कौशल जी, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से उनके पास मुद्दे नहीं हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन जबकि हमने देखा था इसके पहले भी सत्र में, क्योंकि अब इस बार सत्र में अखिलेश यादव खुद मौजूद रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हंगामा तो होता ही है। खैर, अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा कि वो सीएम नहीं बन पाए तो उनको बड़ा मलाल है, और साथ ही ये भी कहा था कि 100 विधायक लेकर आ जाएं तो हम उन्हें सीएम बना देंगे, जिस पर भूपेन्द्र चौधरी ने भी कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि भाई हमें तो चैलेंज नहीं चाहिए। क्या कोई बात हुई है विधायकों से? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि ऐसे ही तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं कह देता। कुछ नहीं, न किसी से बात हुई, न कोई बात है। अखिलेश जी जो है हवा में जो है अपना तीर चलाया करते हैं, इस तरह की बातें करके कन्फ्यूजन क्रिएट करने का काम करते हैं। उनके खुद अपने आप विधायक जो है उनसे संतुष्ट नहीं है। कई एक विधायक उनके दल के अभी जो चुनाव हुए राष्ट्रपति के चुनाव में भी, उन लोगों ने जो एनडीए के प्रत्याशी थे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनको वोट देने का काम किया। कई मुस्लिम विधायकों ने भी वोट देने का काम किया, और खुद वो अपने चाचा को, शिवपाल जी को, उनके साथ धोखा देने का काम किया। अपने पिताजी जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छीन करके खुद बन गए राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज एक भी सभासद का टिकट देने की पावर माननीय मुलायम सिंह यादव जी से छीन लेने का काम किया। तो जनता पूरी तरीके से समझ गई, और समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो भी जान गया कि जो अपने पिताजी के नहीं हुए वो हमारे कैसे होंगे। और शिवपाल जी के साथ जिस तरह उन्होंने धोखा देने का काम किया, तो ये जग जाहिर है और सभी लोग जान रहे हैं। ये केवल अपना हवा में तीर उछालने का काम और बातें फेंकने का काम करते हैं। जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है के तहत काम करती है, लोगों को एकजुट करती है, सेवा करती है, लोगों को उन तक के जो सरकार की नीतियां हैं
केवल नीतियाँ पहुँचाना नहीं बल्कि ज़मीन पे उनको उतारना और सुविधाएं देने का काम लागू करती है। इसलिए जो है बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के या किसी अन्य दल का जो वोटर है इस बार लोकसभा में बीजेपी को वोट करेगा। ठीक है, तो देखिए मदरसों का सर्वे फिलहाल शुरू हो चुका है, कई जगहों पर टीमें जा चुकी हैं, लेकिन मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत बहुत हुई। मायावती जी अब तक अगर हम देखें तो बीजेपी के समर्थन में ही लगभग बड़ी बातें कहती आई थी, लेकिन जब सर्वे शुरू हुआ तो भाई मायावती जी भी बीच में आ गए, उन्होंने भी कह दिया कि ये तो संकीर्ण राजनीति है, कहीं ना कहीं इस तरह की बातें हुई और विपक्षी भी आपको लगातार घेर रहे थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए आज मदरसों को लेकर जो एक सम्मेलन भी बहुत बड़ा हुआ, उसमें यही हुआ कि हम सरकार से कोई मदद नहीं लेंगे। इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? इस पूरे सर्वे को लेकर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मदद लेना और ना लेना एक अलग बात है, सर्वे होना अलग बात है। इसके पहले जब प्रथम चरण की सरकार थी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, तब उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का जब सर्वे कराया तो तमाम उसमें फर्जी स्टूडेंट निकले, लाखों की संख्या में, केवल नाम दर्ज थे और स्टूडेंट थे नहीं। अभी जो मदरसे हैं तो उनका अगर रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन में कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम पता क्या हैं और कौन उनको पढ़ा रहा, उनका नाम पता क्या है, तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कौन सी गलत बात है? यही तो सर्वे होने जा रहा है। अब इस पे विपक्ष क्यों परेशान है, या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कौन है? अगर ओवैसी जी विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? अगर कुछ मौलाना विरोध कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? या विपक्ष के राजनेता कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो वो किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं? या जो लोग भी सम्मेलन भी किए हैं वो कौन से लोग हैं जिन लोगों ने सम्मेलन करने का काम किया? सवाल ये है कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उन मदरसों में वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? मुसलमान विरोध क्यों नहीं कर रहा? आम मुसलमान इस बात के लिए विरोध क्यों नहीं कर रहा? विरोध कौन कर रहे हैं? या तो कुछ मौलाना, सभी नहीं, कुछ चंद मौलाना विरोध कर रहे हैं, या कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, या ओवैसी जी विरोध करने का काम कर रहे हैं। आम मुसलमान जो है, जनरल मुसलमान जिनके बच्चे उन मदरसों में पढ़ते हैं, वो निश्चित तरीके से वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें तो उनका नाम लिखा हो, हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाएं, जिस मदरसे में, उनका भविष्य बेहतर बने। तो वो कोई नहीं इस पर रिएक्शन करने का काम कर रहे हैं, ना उसकी खिलाफत करने का काम कर रहे हैं। कौशल जी, सियासत शुरू हो गई थी, अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे थे, और जब ये सर्वे शुरू हुआ उसी दिन हमने देखा मायावती ने लगातार ट्वीट कर आपको टारगेट करने की कोशिश की। हाँ, तो वो करेंगे ही, क्योंकि वो सोच रहे हैं इस बहाने शायद हमको ये वोट मिल जाए। लेकिन मुस्लिम भी इस बात को समझ रहा है कि ये जो भी सर्वे हो रहा है वो ठीक है। इसलिए आप देखें ना कि मुसलमान सड़क पे उतर करके नहीं आया, मौलाना कुछ लोग निकल करके आए, वो लोग कॉन्फ्रेंस करेंगे, सम्मेलन करेंगे, या कुछ राजनेता इस तरीके की बात करने का काम कर रहे हैं। बेवजह कुछ लोग उन मुसलमानों को खुश करने की बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मुसलमान ऑलरेडी खुश है, उनको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में उनको आवास मिल रहे हैं जिनके पास नहीं है, शौचालय मिल रहे हैं, उनको राशन मिल रहा है, उनको गैस सिलेंडर चूल्हे मिल रहे हैं, उनका मुफ्त में इलाज मिल रहा है। अगर किसान है, छोटा मोटा गरीब है, तो उनको 6,000 रुपये साल में मिल रहा है। वो सारी सुविधाएं उनको मिल रही हैं। इसलिए मुसलमान, जनरल मुसलमान, निश्चित तरीके से गरीब तबके का मुसलमान खुश है और बीजेपी का समर्थन कर रहा है, मोदी जी का और योगी जी का समर्थन करने का काम कर रहा है। और वो जो मुसलमानों से मैं अपील भी करना चाहता हूँ इस मामले में कि अपने बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने के लिए आपका बेटा IAS बने, आपके बच्चे IAS बने, IPS बने, अधिकारी बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, ऐसी शिक्षा हमारी सरकार देना चाहती है। इस शिक्षा की ज़रूरत है। आज जो है वो शिक्षा हमारी केंद्र में मोदी जी की सरकार, यानी आपने शिक्षा को ध्यान में रखकर इस कदम को उठाया है। खैर, कल प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था, पूरे देश ने जन्मदिन मनाया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल के इस दिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में भी मनाया। सोशल मीडिया पर हमने देखा कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की ओर से बधाई दी गई, लेकिन प्रॉपर हम देख रहे थे कि यहाँ पर बेरोजगारी दिवस के तौर पर वो मना रहे थे। इस पर आप कुछ कहेंगे, क्योंकि विपक्षी लगातार घेर रहे थे? देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, हर सही काम पर विरोध करना। जब विपक्ष जो है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रमाण मांगने लगे तो आप विपक्ष की सोच पर ताजुब क्यों होनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी के पीछे पीछे चलने वाले कांग्रेस के बड़े लीडर जब ये एक आंदोलन शुरू करें, भारत जोड़ो, कहाँ भारत टूटा हुआ है? उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा कि जनता जोड़ो का अगर नारा देते तो ठीक था, कांग्रेस टूट रही है अगर उसको जोड़ने का नारा देते तो ठीक था। उनको मालूम नहीं है कि मुझे करना क्या है। हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र में या प्रदेश में,
वो जनता की ज़रूरत की चीज़ों को समझकर उनके लिए कानून बना रही है और उनको जो है वो प्रैक्टिकल में देने का काम कर रही है। ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि भाई हम जनता की ज़रूरत को समझ रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी में आपकी बीजेपी की उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सरकार है, डबल इंजन की सरकार आप इसे कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि कोई काम नहीं किया, ना कुछ दिखा सकते हैं, ना कुछ गिना सकते हैं, बस केंद्र की योजनाएं हैं जो इनके नाम पर क्रेडिट ले लेते हैं और वही गिनाते रहते हैं। अगर अखिलेश यादव जी जैसे जो मुख्यमंत्री रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर उनको ये चीज़ें नहीं दिख सकती तो याद कर लें कि उन्हीं के समर्थक लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। ऐसे लाखों लोग समाजवादी पार्टी के वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, जिनको प्रधानमंत्री जी का आवास मिला, जिनको उनको गैस सिलेंडर चूल्हे मिले, उनके वोटर्स के अगर उन्होंने जनधन योजना में खाता महिलाओं ने खुलाया तो 3 बार 500-500 रुपये उनके खाते में गए। किसान जो उनके समर्थक रहे होंगे, जो भी, उनको 2-2 हज़ार की किस्तें साल में 3 बार 6,000 रुपये महीना उनको मिल रहा। ये अखिलेश जी को नहीं दिख रहा। गैस सिलेंडर चूल्हे उनको नहीं दिख रहे। ये आंकड़े नहीं है, प्रैक्टिकल में है वो सारी चीज़ें। और आने वाले समय में अभी जिन लोगों के आवास रह गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सन 2 साल के लिए और बढ़ाया। वो डिपार्टमेंट भी हम उसके राज्य मंत्री हैं। 2024 तक सभी लोगों को आवास मिल जाएंगे। अभी तक के 1,23,00,000 लोगों को शहरी क्षेत्र में आवास हम पूरे देश में मंजूर कर चुके हैं। जिनकी डिमांड आती जाएगी उनको सब लोगों को आवास देने का काम पात्रता के आधार पर हमारी सरकार कर रही है। ये उनको देखना चाहिए। 50 करोड़ जनता का मुफ्त में इलाज हो रहा है। कौन सा ऐसा कारण है जो विपक्ष के साथ, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, जिनकी केवल 1 सीट बची है, आज उनके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा? आज कांग्रेस के साथ क्यों नहीं खड़ा हो रहा? आज कौन सा ऐसा कारण है कि ममता बनर्जी जी को भी अब मंदिरों में जाना पड़ रहा है, अखिलेश जी को भी जाना पड़ रहा है? इस सारे नेताओं की शुरुआत अब मंदिर से शुरू हो रही है, भजन से शुरू हो रही है। उसके पीछे का कारण क्या है? ये बात तो अपने आप में समझनी चाहिए। और अगर ये मूल मुद्दों से हट करके कोई काम करेंगे और उसके लिए केवल एक ही नारा लगाएंगे कि हमको मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है, तो मोदी जी को आप हटाने की बात करोगे। जनता मोदी जी को अभी 20 साल तक इसलिए रखना चाहती है कि लोगों को 2024 तक घरों में पानी की पाइपलाइन पहुंचकर उनको पानी पीने का मिल जाए, किसानों की खेती की उपज 2 गुनी हो जाए, आय 2 गुनी हो जाए, लोगों को जिनके आवास रह गए उनको आवास मिल जाए, आत्मनिर्भर भारत बने, हमारा 2047 तक विकसित एक राष्ट्र बने, हम दुनिया में एक ऐसे देश बन जाएं जो पूरी दुनिया को हमारा देश एक नई दिशा देने का काम करे। उसके तहत जो जनता चाहती है वो मोदी जी के साथ खड़ी है। ठीक है। देखिए, आपने कहा कि ममता बनर्जी का आपने नाम ले लिया, उत्तर प्रदेश आई थी वो, और इसके पहले काफ़ी कुछ उन्होंने किया था। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार नीतीश कुमार की भी एंट्री कहा जा रहा है कि हो सकती है। बैनर पोस्टर तो पहले ही लग गए थे सपा कार्यालय के बाहर कि यूपी प्लस बिहार गई मोदी सरकार। क्या लगता है आपके लिए बड़ी चुनौती होगी अगर वो आते हैं, क्योंकि वो यही कह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का 2019 में एक बड़ा मजबूत गठबंधन था। दोनों का कुछ बेस वोट भी था। हाँ। अब आज उस गठबंधन में भी हम 63-64 सीटें जीत करके आए। अब नीतीश जी का यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अखिलेश जी उनको अगर सपोर्ट करके टिकट दे देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तभी वो चुनाव यहाँ से हार करके जाएंगे। अगर उनकी ज़मीन पे मजबूत पकड़ है तो वो खुद बिहार से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? वहाँ से भाग करके उत्तर प्रदेश क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ चुनाव ऐलान कर चुके हैं। देश का सबसे बड़ा सूबा है और देखिए अब तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री के बराबर टक्कर देने की मतलब वैसे बना रहे ना अपने चेहरे को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश से आगे दिल्ली की राहें बढ़ेंगी? नहीं, कुछ नहीं। ये तो तय नहीं कर पा रहे हैं, आपस में नहीं तय कर पाएंगे कि आपस में अभी ये लड़ेंगे कि कौन लीडर बनेगा, कौन कन्वीनर बनेगा, किसको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, ये तय ही नहीं कर पाएंगे। आपस में ही लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश जी ने बिहार में कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है और इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। इसलिए अगर वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो जनता इनको नीचे उतार दे देगी, क्योंकि हर बार इनका वोट का परसेंटेज लगातार घटता गया। अब इनको खुद इसके पहले लालू यादव जी को जब छोड़े थे तो उन्होंने इनको पलटू राम कहा था। अब उनके साथ जुड़े हैं, वहाँ वोट कम होगा। और यूपी में आकर के अखिलेश जी के सहारे वो चाहते होंगे कि हम चुनाव जीत जाएंगे, मगर यूपी में चुनाव नहीं जीतेंगे। यूपी में हम पिछला रिकॉर्ड 2014 का दोहराएंगे।
देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो आपके साथ रहे हैं, आपकी बातों को जानते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि कहते हैं ना घर का भेदी लंका ढाए, कहीं ऐसा ना हो कोई समस्या आ जाए। और आप कह रहे हैं कि भाई कह चुके चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो राजनीति में बोल तो बहुत जल्दी बदल जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, तो जो राजनेता हाँ अपनी बात से बदल जाता है, जी, जनता उसको बदल देने का काम करती है। ठीक है। रही बात है जहाँ तक कि चुनाव लड़ने की, हाँ, कोई भी लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है, उसका कोई उसमें आप चुनौती गिला मानते हैं नहीं। इसको? अगर कोई नीतीश आते हैं चुनौती यूपी नहीं, में तो आपको कोई लगता है चुनौती मेहनत नहीं ज़्यादा है, करनी पड़ेगी? चुनौती कुछ है ही नहीं। हाँ, इसलिए कि यूपी में जिनके सहारे लड़ने के लिए आ रहे हैं वो भी अपना वोट बैंक बचा नहीं पाएंगे। हाँ। अपने आप बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के लोग, कई विधायक और जनता, उनका वोटर समर्थक छोड़ करके बीजेपी के साथ खड़ा होगा। और अभी तो सपा आप में कह रहे थे, रहते हुए अभी तो आप कह बीजेपी रहे को थे विधायकों से ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैंने पहले सवाल किया, अभी आप कह रहे हैं कि यानी आएंगे लोग। खैर, देखिए अभी बहुत से और भी मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे पिछड़ी जातियों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 17 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल किए जाने की बात हो रही है। एक तरफ सपा महापंचायत कर रही है, दूसरी ओर विधेयक की बताया जा रहा है कि आपकी ओर से भी पेश किया जा सकता है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये राज्य सरकार के हाथ में है? क्योंकि इसको लेकर कोर्ट की ओर से बहुत कड़ा रुख अपनाया गया था, उसने साफ किया था, फटकार लगाई थी उसने। देखिए, कौन सी जाति अनुसूचित जाति में रहेगी और कौन सी नहीं रहेगी, उसका एक जो भी प्रदेश है वो अपने असेंबली से पास करता है, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट में पास होता है, फिर उसमें एक जो आयोग हैं उन पे बात होती है। इसके पहले जो अनुसूची बनी थी अनुसूचित जाति के लिए, उस अनुसूचित जाति में उस समय इनको क्यों नहीं शामिल किया गया, तो ये एक बड़ा एक बहस का ये सवाल है। इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, और मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अगर इन अनुसूचित जाति में लोगों को शामिल करने का काम किया भी जाएगा और तो वोट का निश्चित तरीके से उन जातियों का अनुसूचित जाति की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इसके पहले जो उनको भागीदारी दी गई थी, एससी की 21%, उत्तर प्रदेश में एसटी की 2%, तो जब इनकी भागीदारी बढ़ जाएगी तो उनका परसेंटेज भी भागीदारी का बढ़ाना पड़ेगा। तो अब ये एक टेक्निकल और कानूनी सवाल है, इसको जैसा होगा सरकार और अपने विधि विशेषज्ञों से राय लेकर के निर्णय लेने का काम किया जाएगा। ठीक है, यानी आप इसे टेक्निकल मान रहे हैं, हालांकि इसको लेकर अलग अलग सरकारें अलग अलग बात करती रहती हैं, जबकि उनके हाथ में कहा जाता है कि है भी कुछ नहीं। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन कौशल जी, अभी देखिए आप क्योंकि आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं, तो थोड़ा विकास को लेकर भी बात कर लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही तस्वीर है, मुझे लगता है कल परसों की ही तस्वीरें सामने आई, लखनऊ पानी पानी नजर आया था, एक बारिश में पोल खुल गई। क्या ये स्मार्ट सिटी है? देखिए, पूरे देश में 100 शहर जो है स्मार्ट सिटी चुने गए, ए पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी का एक पार्ट चुना गया। तो जैसे लखनऊ में है मैं, तो लखनऊ में कैसरबाग, अमीनाबाद, ये एक पार्ट चुना गया जो उसमें है स्मार्ट सिटी में। पूरा जिला नहीं चुना गया। उस समय की जो सरकार थी, अखिलेश यादव जी की सरकार थी 2015 में, जब इसको चयनित किया गया, चयनित करके भेजने का काम किया गया। तो जहाँ पर पानी जल भराव निश्चित तरीके से हुआ, ये मैं मानता हूँ कि भरा, क्योंकि पानी की निकासी का सिस्टम इसके पहले का जो बना था वो पानी निकासी का सिस्टम ठीक नहीं था। उसी पे काम भी हम लोग कर रहे हैं और इस पर हम लोगों ने अभी आज भी बैठक की है हम लोगों ने, और इसके लिए तय कर रहे हैं सारे अधिकारियों से बैठ करके कि जो पानी के ड्रेनेज हैं निकासी के जो हों वो कहाँ से कहाँ निकलना है, जो सीवर लाइन है वो कहाँ टूटी है और कहाँ ज़रूरत है सीवर में पानी जा कर के निकल जाए, कहाँ नाले की ज़रूरत है, तो इसको हम लोग तय कर रहे हैं। और निश्चित तरीके से जो ये जल भराव हुआ, इसकी समस्या का निदान हम लोग बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, अभी विधायकों की बैठक हो रही है, कल से सत्र शुरू हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं इस बार विपक्षों के पास, आपके पास महंगाई, बेरोजगारी और खासतौर पर महिलाओं को लेकर भी इस बार सरकार, विपक्ष में जो लोग हैं वो सरकार को घेर रहे हैं। क्या तैयारी है? क्योंकि बैठक एक तरफ मुख्यमंत्री लोक भवन में विधायकों के साथ करना शुरू कर चुके हैं, बस जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, हमारी तैयारी पूरी है। हम तो जनता के हित का, महिलाओं के हित का सारा काम करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष केवल जो है उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करेगा जिसको जनता नहीं पकड़ रही। महंगाई के सवाल पर जनता खड़ी नहीं हुई, दूसरे इश्यूज़ पे जनता खड़ी नहीं हुई। अगर किसी के साथ घटना दुर्घटना हुई तो योगी जी की सरकार उस पर कठोर निर्णय लेती है, तत्काल कार्रवाई करती है
और लोगों को जेल भेजने का काम करती है। इसलिए कानून व्यवस्था भी चाक चौबंद तरीके से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी चलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कुछ लोगों ने विवाद खड़े करने के प्रयास किए, उसका मुंह तोड़ जवाब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश की तरीके से आगे बढ़ रहा है। बड़े पैमाने पर प्रदेश में कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं, एक औद्योगिक प्रदेश बनने का काम कर रहा है। एक जिला एक उत्पाद के तहत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को इस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि एक बेहतर प्रदेश बनता चला जा रहा है। अलग से भी हम इसको ऐसा प्रदेश आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है कि ताकि मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत बन सके। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश भी अहम भूमिका निभाने वाला है भारत के विकास में, बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत में। देखिए, कल प्रधानमंत्री का बर्थडे था, हमने देखा कि चीतों को जिस तरह से भारत लाया गया, बहुत ज़्यादा लोग खुश थे। उन्हें देखने का इंतजार थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था, जब उन्होंने कहा था कि हमें तो उम्मीद थी दहाड़ की, ये तो निकले बिल्ली बॉसी के परिवार के। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? अखिलेश जी की बातों पर हमको भी हंसी आती है। अच्छा। और इसलिए कि उनको रियल में नहीं मालूम क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। उनके पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी संघर्ष करके निकल करके आए थे, कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव लोग जोड़ करके आए थे। उनको कहाँ क्या बोलना ये उनको अच्छी तरीके से रहता था और उसी तरीके से बात करते थे। लेकिन अगर उनको बिल्ली की तरह लगते हैं तो जाए और बिल्ली समझ करके उन टाइगरों को अपने गले से लगा लें, जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, आपकी ओर से एक अभियान चलाया जाता है, नशा मुक्ति अभियान, जिसमें एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है। आप लगातार इसको लेकर सजग रहते हैं और चाहते हैं कि जो युवा है वो खास तौर पर इससे जुड़े। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर 19 अक्टूबर 2020 को नशे के कारण, शराब के नशे की वजह से उसका लीवर डैमेज हुआ, उसकी डेथ हो गई। उसकी पत्नी है, उसका बेटा भी है जी। मैंने अपने जीवन में कभी शराब की एक बूंद नहीं ली, सिगरेट का एक कच नहीं लिया। मेरा बेटा दोस्तों के चक्कर में पड़ के शराब पीने लगा और मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक। हम उसे नहीं छुड़ा पाए नशा। हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता से अपील करना चाहते हैं कि एक साजिश हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को पूरी तरीके से बर्बाद करने की एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, नशा बेचने वाला नशा नहीं करता, गांजा बेचने वाला, स्मैक बेचने वाला और अफीम बेचने वाला वो खुद नहीं खाता पीता, केवल कस्टमर बनाता है और बिजनेस करने का काम करता है। सबसे पहले शराब की दुकान 1760 में कलकत्ता में एक क्लाइव नाम के अंग्रेज़ ने खोली, यानी शराब अंग्रेज़ लेके आए। तम्बाकू हमारे देश में पुर्तगाली लेकर के आए, अफीम विदेश से आई। ये हमारे देश का नशा नहीं है। एक पीढ़ी को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, हमारे देश की प्रतिभा को नष्ट करने का काम किया जा रहा है। 1857 से 1947 तक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए हमारे देश के करीब 6,32,000 लोगों ने जान की कुर्बानी दी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन शराब की नशे की वजह से हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं और मसाला, तम्बाकू, सिगरेट, स्मैक आदि पीने खाने से जो कैंसर हो रहा, करीब 9 लाख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं कैंसर की वजह से। करीब 19 से 20 लाख लोग हर साल ख़त्म हो रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि सभी लोग, मैं अपने बेटे को नहीं बचा सका, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को नशे से बचाओ। नशा मुक्त दोस्ती, नशा मुक्त परिवार, नशा मुक्त भारत बनाना है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से 272 जनपदों का चयनित किया है उनको नशा मुक्त भारत बनाने के लिए। हम सभी से अपील करना चाहते हैं, अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के समय में लोग अन्न का व्रत रखते हैं, जल का व्रत रखते हैं, नशा भी ना करने का व्रत रखें, किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। इस तरह का एक आंदोलन है नशा मुक्त भारत बनाने का। इसके लिए हमने एक नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का अपने नाम से शुरू किया है। सभी लोगों से अपील है इसमें शामिल हों और सभी तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस, IIT, NIT के इंस्टीट्यूशंस के सभी लोग बड़े पैमाने पर इससे जुड़ रहे हैं और अब तक के 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने नशा ना करने का संकल्प लिया है। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो नशे ना करने वाले समाज का हिस्सा बने, नशा करने वाले समाज का हिस्सा ना बने। आपके चैनल के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर से सबसे विनती करता हूँ।
बिल्कुल, तो देखिए बहुत शुक्रिया आपका कौशल किशोर जी आज हमारे साथ आने के लिए और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो हमारे साथ में थे कौशल किशोर जी जिन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है और साथ ही साथ उन्होंने इस सत्र को लेकर भी बड़ी बातें कही और कहा कि सरकार पूरी तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है और सरकार कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ी है। कई अहम मुद्दों को लेकर भी उन्होंने हमारे इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर अपनी बात रखी है। तो फिलहाल हमारी इस एक्सक्लूसिव बातचीत में आज बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।